हेलो जी, वेलकम बैक। मैं लक्ष्य गौतम आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बायोलॉजी एक्सपर्ट सीरीज प्लांट फिजियोलॉजी। अभी हमारा आज का टॉपिक है, इसमें अपन कंप्लीट एमसीक्यू मास्टरी करेंगे। रीनीट 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास लेने वाली है। हम फोकस रखेंगे बिल्कुल एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी पर 50 आपके क्वेश्चन देंगे, जिसमें आपकी पूरी प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ये पीपीटी जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। So let's get started without any further ado. क्वेश्चन नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट के बारे में है, डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। ठीक है, विच करेक्टली मैचेस द साइट विद इन द क्लोरोप्लास्ट विद इट्स स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक फंक्शन। दो साइट दे रखी है, एक तो अपन को दे रखा है मेम्ब्रेन सिस्टम, दूसरा दे रखा है स्ट्रोमा। है ना, एक तो दे रखा है मेम्ब्रेन सिस्टम, दूसरा दे रखा है स्ट्रोमा। ठीक है, तो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, क्या सिंथेसिस ऑफ शुगर होती है क्या, और स्ट्रोमा में ट्रैपिंग ऑफ लाइट होती है क्या। ये तो गलत लिख रहा है। मेम्ब्रेन सिस्टम में तो एनर्जी, लाइट एनर्जी और एटीपी बनते हैं, और स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक शुगर सिंथेसिस होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, लाइट रिएक्शन होती है मेम्ब्रेन सिस्टम में। ठीक है, और जो शुगर बनती है, जो डार्क रिएक्शन होती है, वो होती है स्ट्रोमा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट, चलिए, ये यहाँ पे आपका डायग्राम है, बिल्कुल आप इसको देखिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, स्टार कर लीजिए इसको। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है कौन से किसमें क्या क्या होता है। राइट, चलिए, ये आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, अपने पास टाइम कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which color mapping correctly define identifies leaf pigment based on their photochromatic profile? यहाँ पे आपको बताना है कौन सा पिगमेंट का कौन सा कलर होता है। राइट, तो क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर का होता है, बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर का होता है। ज़ैंथोफिल येलो कलर के होते हैं। कैरोटेनॉइड्स येलो ऑरेंज, बिल्कुल सही बात है। ये जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है जी हमारा। ये आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर का होता है, उसके बाद ज़ैंथोफिल हमारा येलो, और कैरोटेनॉइड येलो ऑरेंज होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे सारे लिख रखे हैं, आप एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन पीक्स ऑफ द रिएक्शन सेंटर ऑफ पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड। फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम सेकंड के बारे में यहाँ पे पूछा है कि आपके रिएक्शन सेंटर कितने होते हैं। पीएस वन 680, पीएस टू 700 nm। बताओ कौन सा होता है। जो पीएस टू होता है वो होता है 680, और पीएस वन होता है 700। इसका आंसर हो जाएगा बी। राइट, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में जानकारी दे रखी है, आपको पढ़ लीजिएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Identify the correct sequence of the electron transport down the Z scheme during non-cyclic photophosphorylation. Down the stream, ठीक है। यहाँ पे PS कौन सा होता है, PS सेकंड होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। ठीक है, फिर वो अपने किसके पास जाता है, किसी के पास जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। फिर वहां से फिर ये ऐसे इधर जाता है, इधर आता है। फिर यहाँ पे इसको मिलता है कौन सा, पीएस फर्स्ट, और फिर यहाँ से ये वापस एक्साइट होता है। ठीक है, यहाँ पे ईटीएस चलती है, ईटीएस। ठीक है जी, तो आपको बताना है कैसे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, पीएस टू इसमें है, पीएस टू इसमें है, पीएस टू इसमें है, इसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, पीएस टू के बाद अगला होता है, पीएस टू के बाद होता है एफडी। फेरोक्सिन होता है क्या, नहीं, फाइटोकिनोन होता है, फाइटोकिनोन होता है ना। फाइटोसाइनिन नहीं होता, फाइटोकिनोन होता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो फाइटोसाइनिन के बाद क्या होता है, साइटोक्रोम बी सिक्स एफ, फिर फाइटोसाइनिन, फिर पीएस फर्स्ट, फिर फेरोक्सिन, फिर एनएडीपी प्लस बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, ये आपके जेड स्कीम दे रखी है। ये देखो पीएस वन है, यहाँ पे एक्साइट हुआ सबसे पहले किसने, उसको फियोफाइटिन ने पकड़ा, है ना। फिर यहाँ पे पीक्यू आ गया। ठीक है, उसके बाद ये साइटोक्रोम बी सिक्स एफ, है ना, फिर ये इधर आ गया। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर splitting complex, the oxygen evolving complex for the photolysis of water is structurally associated with which side of the membrane। अब अपन को पता है जो ये होता है, ये थैलेकोइड के अंदर होता है, थैलेकोइड की ल्यूमेन के अंदर होता है ना। देखो, ये थैलेकोइड है, यहाँ पे पीएस टू चल रहा होगा, है ना। यहाँ पे ही पीएस वन चल रहा होगा, पीएस वन चल रहा होगा, है ना। और यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे हो रही होगी फोटो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिससे क्या होता है, जो फोटोन्स होते हैं H प्लस इस ल्यूमेन में आ जाता है। ठीक है, तो अपन को ये बताना है कि जो फोटोलाइसिस हो रही है वो किस साइड हो रही है। ठीक है, स्ट्रोमा फेसिंग साइड ऑफ द पीएस वन कॉम्प्लेक्स, जो स्ट्रोमा है वो
PS1 की तरफ हो रहा है, नहीं PS1 की तरफ तो होता ही नहीं, PS2 पे होता है, ठीक है। द ल्यूमेन फेसिंग साइड ऑफ PS सेकंड कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बात है, जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है वो PS सेकंड कॉम्प्लेक्स के थ्रू होती है और वो ल्यूमेन को फेस कर रहा होता है, ठीक है, राइट। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोर मैट्रिक्स में नहीं होती है जी, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भी नहीं होती है, ठीक है। चलिए, फोटोलाइसिस की साइड अपन को पता पड़ेगी, ल्यूमेन की साइड होता है, ठीक है। H+ एक्यूमुलेट हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, किसके अंदर, ल्यूमेन के अंदर, और फिर यही प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से हमारे एटीपी सिंथेसिस होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन विल अ क्लोरोप्लास्ट प्योरली एग्जीक्यूट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? साइक्लिक ही करना चाहिए उसको, बताओ। जब लाइट कम होगी, 680 nm is available and CO2 is high. When light is greater than 680 nm available or NADPH is limiting. When both PS1 and PS2 highly active. In a complete absence of light. लाइट एनर्जी की फॉर्म में तो दोनों ही नहीं चलेंगे, ठीक है। ये भी दोनों काम नहीं करेंगे, ठीक है। अपन को क्या करना है, सिर्फ साइक्लिक करना है। साइक्लिक के लिए अपन को क्या जरूरी है, PS फर्स्ट चाहिए अपन को सिर्फ, है ना। PS फर्स्ट कब होता है, PS फर्स्ट काम करता है किस पे, 700 nm पे, ठीक है। तो अगर 680 से भी कम रहेगी लाइट, 680 से कम रहेगी, तो फिर ये कैसे काम करेगा, है ना। तो ये अपन को गलत कर देंगे। 680 nm से ज्यादा चाहिए, मतलब 700 से कम और 680 से ज्यादा चाहिए, तब जाके अपना PS2 मतलब साइक्लिक, ओनली साइक्लिक फोस्फोराइलेशन यहाँ पे होगा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप इसको पढ़ लेना प्लीज, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the chemoosmotic hypothesis, which process directly derives the proton gradient built up across the thylakoid? ध्यान देना, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनने के बारे में प्रोसेस पूछ रहा है जो डायरेक्टली बनाती है, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ वाटर ऑन द स्ट्रोमा फेसिंग साइड। बच्चों, ब्रेकडाउन तो होता है वाटर का, और जिससे ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, पर वो स्ट्रोमा की साइड नहीं होता, टू द ल्यूमेन होता है, स्ट्रोमा नहीं होता, ल्यूमेन होता है, LUMEN, ल्यूमेन की तरफ होता है, ठीक है जी, ल्यूमेन। ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा, ल्यूमेन टू स्ट्रोमा नहीं होता, स्ट्रोमा टू ल्यूमेन होता है, ठीक है जी। ये भी गलत हो गया। एक्टिव पंपिंग ऑफ प्रोटॉन आउट इनटू द साइटोप्लाज्म, अगर बाहर ही भेज देंगे तो फिर ग्रेडियंट बनेगा नहीं, ये गलत हो गया। और यहाँ पे देखेंगे अपन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ NADP प्लस। NADP का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, NADPH बनेगा, ठीक है। तो इन तीन चारों में से सही आंसर ये वाला हो गया, सी वाला हो गया, राइट। चलिए, यार देखिए फटाफट, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये पीछे क्या लिखा था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द ल्यूमेन होगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, स्ट्रोमा लिखा हुआ था, है ना। अगला देखो, पार्टिकुलर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटॉन्स फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ल्यूमेन टू स्ट्रोमा, ठीक है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, डिप्लीशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू फॉर्म NADPH, ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ NADPH, तो NADPH बन जाएगा, है ना, NADP प्लस से। तो ये अपना सी आंसर हो गया इसका, राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द accurate orientation and function of CF0 CF1 parts of ATP synthase। ATP synthase हम उनको पता है, कॉम्प्लेक्स 5 जो होता है ETS का, उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो अपन को क्या बताना है, इनको ओरिएंटेशन बनाना है। AF0 is the peripheral stromal protein, F1 is channel protein, F0 is transmembrane channel, F1 protrudes into the stroma, स्ट्रोमा में, हाँ वो स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा में होता है, सही है। बोथ फुल्ली बरीड इनसाइड द हाइड्रोफोबिक, नहीं वो दोनों नहीं होते, सिर्फ F0 बरीड होता है। F0 फेसेस द ल्यूमेन थैलेकोइड एंड F1 ट्रांसमेम्ब्रेन टेल, नहीं ये भी गलत है, ठीक है। CF0 इज पेरिफेरल स्ट्रोमा प्रोटीन, पेरिफेरल नहीं होता, ये तो अंदर एम्बेडेड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो गया बी। CF0 embedded in the thylakoid membrane act as a channel to facilitate diffusion of proton. F1 facing the stroma utilize the kinetic energy of proton movement to catalyze ATP synthesis from ADP and PI। PI मतलब inorganic phosphate। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the immediate stable compound generated by the enzymatic reaction of CO2 and RUBP? CO2 और RUBP जब एंजाइमेटिक रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, 1 molecule of 6 कार्बन ऑक्सिलोएसिटिक एसिड, 2 molecule of 3 कार्बन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब 3 PGA, 1 molecule of 3 कार्बन कंटेनिंग ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और 2 molecules of 2 कार्बन फॉस्फोग्लिसरेट।
देखो कार्बन एक होता है, आरयूबी भी 5 कार्बन का होता है। ये कितने कार्बन का होता है? 5 कार्बन का होता है, 5C, सॉरी 5C। ठीक है, और ये कितना होता है? 1C। तो टोटल कितने कार्बन का बनना चाहिए? 6C का बनना चाहिए, है ना? 6C का तो बनना चाहिए, पर ये जो होता है 6C का जो कंपाउंड बनता है वो स्टेबल नहीं होता, तो ये तीन तीन कार्बन के दो बन जाते हैं। तीन तीन कार्बन के कितने बनते हैं? दो बन जाते हैं। और वो दो कौन से होते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंटेनिंग 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3Pg बनता है इससे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राइट। सीधे साइकिल चलती है, ठीक है। तो इसमें आरयूबी 5 कार्बन का होता है, CO2 1 कार्बन का होता है, 6 कार्बन का इंटरमीडिएट बनता है, पर वो कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। इसलिए जो 6 कार्बन है दो दो मतलब दो कंपाउंड में टूटता है, तीन तीन कार्बन के, ठीक है। तो उसको कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फिक्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 टू प्रोड्यूस वन 3 कार्बन ट्रायोस फॉस्फेट, हाउ मेनी ATP एंड NADPH आर कंज्यूम्स? ठीक है। तो बेसिक सी बात ये है कि एक बार जब केल्विन साइकिल या C3 साइकिल चक्कर मारती है, तो एक CO2 को फिक्स करने के लिए, CO2 को फिक्स करने के लिए दो तो अपने ATP लगते हैं, दो ATP तो रिडक्शन में लगते हैं, है ना, और एक ATP रीजनरेशन में लगता है। वापस सुनना, दो ATP तो रिडक्शन में लगते हैं, रिडक्शन में, ठीक है, और एक ATP रीजनरेशन में लगता है, रीजनरेशन, ठीक है। तो टोटल कितने ATP हुए? तीन तो ATP यहाँ लगे, और दो NADP लगते हैं, NADPH लगते हैं, ठीक है। तीन ATP दो NADH लगते हैं, किसमें? एक कार्बन को फिक्स करने के लिए। तो तीन से इंटू कर देंगे, ठीक है। थ्री थ्री जा 3 ATP, तो 9 ATP तो ये हो गया ATP, ठीक है। और तीन कार्बन पर कितने NADP लगते हैं? हर एक में दो लगते हैं, तो ये क्या हो गया? 3 2 जा 6 NADPH, ठीक है। तो क्या हो गया? 9 ATP और 6 NADPH, ये इसका आंसर हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर एंड इट्स लोकेशन इन C4 प्लांट्स। हमें पता है कि जो C4 साइकिल होती है वो दो सेल्स के अंदर चलती है, एक तो मीजोफिल सेल्स के अंदर, मीजोफिल सेल्स के अंदर, और दूसरी होती है बंडल शीथ, है ना, बंडल शीथ सेल के अंदर। तो पहला जो कार्बन एक्सेप्ट किया जाता है वो किया जाता है सबसे पहले मीजोफिल सेल के अंदर, ठीक है, इसके अंदर मीजोफिल सेल के अंदर, ठीक है। मीजोफिल सेल के अंदर क्या उसको आरयूबीपी मिलता है? आरयूबीपी नहीं मिलता, है ना, और बंडल शीथ सेल में भी नहीं मिलता। मीजोफिल सेल में क्या उसको ऑक्सोलोएसिटिक एसिड मिलता है? जी नहीं, ऑक्सोलोएसिटिक एसिड भी नहीं मिलता है यहाँ पे, है ना। तो क्या मिलता है? उसको मिलता है फोस्फोइनोल पायरुवेट इन मेसोफिल सेल। कौन मिलता है? फोस्फोइनोल पायरुवेट इन मेसोफिल सेल। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी हो गया, राइट। चलिए ये आप पढ़ लीजिएगा, एज इट इज है बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ C4 ऑर्गेनिक एसिड टू बंडल शीथ सेल, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन C4 प्लांट्स? जब बंडल शीथ सेल्स के अंदर C4 एसिड का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसके बाद क्या होता है? It is oxidized directly and regenerate PEP in the bundle sheath cell. It is decarboxylated to release CO2 and 3 carbon molecule. It binds directly to NADP plus to form NADPH. It converts directly into the sucrose and vascular bundle. तो मैं बताता हूँ क्या होता है कि जैसे अभी C4 अपना बन गया, है ना, 4C कार्बन का एसिड बन गया, और जैसे बंडल शीट सेल में आता है तो अब यहाँ पे क्या चलती है? यहाँ पे चलती है C3 साइकिल। क्या चलती है? C3 साइकिल। C3 साइकिल मतलब केल्विन साइकिल। तो यहाँ पे इसको क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है, ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई थी वो रिलीज होगी, और यहाँ से एक क्या बन जाएगा? अब 4 में से एक कार्बन कम कर दिया तो क्या बचा? क्या बचा बताओ, बड़ा बताओ। 3 कार्बन का बचा, 3 कार्बन का, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेट्स टू रिलीज CO2 एंड 3 कार्बन मॉलिक्यूल, राइट। इसका आंसर हो गया बी, ठीक है ना। ये आप पढ़ सकते हैं, एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। माल्टेट और एस्पार्टेट ये 4 कार्बन के एसिड होते हैं, ठीक है। केल्विन साइकिल में जाते हैं, रोबिस्को एंजाइम से जुड़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the total energetic cost ATP and NADPH requires to synthesize one glucose 6 carbon in a C4 plant? हमको ये बताया कि C4 प्लांट के अंदर C3 साइकिल भी चलती है ना। और अभी अपन ने पीछे देखा कि C3 साइकिल में एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 3 ATP लगते हैं। कितने लगते हैं? 3 ATP, और क्या लगते हैं? 2 NADPH लगते हैं,
ठीक है, 3 एटीपी और 2 एनएडीपीएच। C4 के अंदर एक्स्ट्रा 2 एटीपी और लगते हैं पर कार्बन, एटीपी। ठीक है, तो एटीपी एक कार्बन को फिक्स करने के लिए C4 में कितने लगे, 5, है ना, और कितने कार्बन है, 6, तो 6 5 जा 30, 30 तो क्या लग गए, एटीपी। ठीक है, और 2 एनएडीपीएच का जो है टोटल कार्बन कितने, इंटू करेंगे इसको किससे, 6 से, 2 6 जा 12 एनएडीपीएच। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। तो 30 एटीपी और 12 एनएडीपीएच, 30 एटीपी 12 एनएडीपीएच, तो आंसर हो गया इसका बी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल इन्वॉल्व सिक्वेंशियल रिएक्शन अक्रॉस द 3 सेलुलर ऑर्गेनल्स। उन तीनों सेलुलर जो ऑर्गेनल्स है उनका नाम बताना है आपको, है ना, जो C2 साइकिल जिसके अंदर चलती है, C2 साइकिल। ठीक है, बताओ क्या क्लोरोप्लास्ट के अंदर वैक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है, क्लोरोप्लास्ट पैरोक्सिज्म माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है, क्लोरोप्लास्ट गोल्जी बॉडी पैरोक्सिज्म के अंदर चलती है, पैरोक्सिज्म लाइसोम न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस तो हटा ही दो, लाइसोम भी हटा दो। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट गोल्जी बॉडी के अंदर नहीं चलती, वैक्यूल के अंदर नहीं चलती, क्लोरोप्लास्ट पैरोक्सिज्म माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट। चलिए इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है, आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, वैसे इसकी जरूरत है नहीं, आप ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन Rubisco binds oxygen to RUBP, what is the immediate products regenerated? इमीडिएटली क्या बनता है, मतलब फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है तो फिर क्या बनता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 पीजीए बनता है क्या, नहीं, 3 पीजीए तो उसमें बनता है किसमें, केल्विन साइकिल में। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 पीजीए एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फोस्फोग्लाइकोलेट, बिल्कुल यही सही है, बिल्कुल यही सही है। एक मॉलिक्यूल आपका 3 पीजीए बनता है 3 कार्बन का, और एक आपका बनता है फोस्फोग्लाइकोलेट, राइट। चलिए इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ अ प्लांट हैज ऑप्टिमल CO2 एंड टेम्परेचर बट डिम लाइट, CO2 भी है, टेम्परेचर भी है, पर लाइट कैसी है, कम है। इट्स रेट गवर्न बाय लाइट। ठीक है, इसकी रेट जो ऑब्वियसली जो कम मात्रा में है उससे गवर्न होगी। ठीक है, दिस इलिटरेट ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इंगल्समैन एक्शन स्पेक्ट्रम, हेचनस्लेक कॉर्पोरेट रेगुलेशन, या फिर प्रेस्टली ऑक्सन। बच्चों ये मैं बता देता हूँ, ये होता है ब्लैकमैन्स लिमिटिंग फैक्टर का लॉ, राइट। ये बताता है, ब्लैकमैन लॉ ये बोलता है कि जो फैक्टर सबसे कम मात्रा में होगा वही उस रिएक्शन की रेट डिसाइड करेगा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। एक्सप्लेनेशन कब दिया था, 1905 में दिया था। ठीक है, चलिए, और किस पे डिपेंड करेगी रेट, जो अपनी मिनिमल वैल्यू पे होगा, जो भी फैक्टर अपने मिनिमल वैल्यू पे होगा उस पर रेट डिपेंड करेगी। आइडेंटिफाई द करेक्ट सैचुरेशन थ्रेशोल्ड फॉर एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको बताना है जो अलग अलग प्लांट होते हैं C3 और C4 उनके लिए CO2 की कंसंट्रेशन का थ्रेशोल्ड क्या है। ठीक है, C3 सैचुरेट एट 360 वाइल C4 बियॉन्ड 450, ये तो गलत है, उल्टा दे दिया ये। ठीक है, C4 प्लांट सैचुरेट अराउंड 360 वाइल C3 रिस्पॉन्ड टू 450, बिल्कुल सही बात है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, जैसा कि एनसीईआरटी में पूरी लाइन से उठ के आया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो C4 है वो 360 पे सैचुरेट होते हैं, और जो C3 होते हैं वो बियॉन्ड 450 चले जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, where does the glycolysis EMP pathway occurs and what its oxygen requirement? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्या ईएमपी पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस तो हमेशा कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, हमेशा कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। अकर्स विदाउट डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन की जरूरत होती नहीं है। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, राइट। चलिए ये आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल बहुत प्यारी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्पेसिफिक एंजाइमेटिक स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस एटीपी एक्चुअली कंज्यूम्ड। एटीपी से पहले तो लगती है फिर आती है। ठीक है, तो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा होता है, और फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 बेस फॉस्फेट बन रहा होता है, तब हमारी एटीपी लगती है। सही बात है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए ही हो गया, राइट। चलिए ये आप रेस्पिरेटरी फेज भी पढ़ सकते हैं, आपको ग्लाइकोलाइसिस याद होनी चाहिए पूरी, इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना। तो जो जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो हेक्सोकाइनेज लगता है, और जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 16 बिस फॉस्फेट बनता है तो फ्रोक्टो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज बनता है, लगता है मतलब, ठीक है, एंजाइम है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आ गया।
Aldolase splits fructose 1,6 bis phosphate into which two distinct 3 कार्बन आइसोमर्स, 3 कार्बन के 2 आइसोमर बनते हैं जब फ्रक्टोज 1,6 bis phosphate टूटता है ना। तो एक तो होता है पीजीएल और एक बनता है डीएचएपी। ये बिल्कुल एज इट इज है, ग्लाइकोलाइसिस याद होगी तो फटाफट हो जाएंगे क्वेश्चन, राइट। इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, पीजीएल बनता है, पीजीएल बनता है और डीएचएपी बनता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस डज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी इनटू एटीपी, एटीपी एटीपी में कब कन्वर्ट होता है। ठीक है, फ्रक्टोस 1,6 बिस्फोट में तो लगती है भैया एटीपी है ना, एडीपी बनता है, एटीपी कंज्यूम होता है, अपन को उल्टा करना है। 1,6 बिस्फोस्फेट 3 पीजीए और पीईपी में कन्वर्ट होता है, और पायरुविक यहाँ पे होता है क्या, क्या पीजीएल 13 बिस्फोस्फोग्लिसरिक एसिड में होता है ग्लूकोज। ये तो ये भी गलत हो गया, ये पहले आ गया था है ना। इनमें तो दोनों में तो लगती है एटीपी, कंज्यूम होती है, बनती किसमें ये पूछ रहा है। पीजीएल से 1,6 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है तब, या फिर 3 बीपीजीए से बनता है ये। ठीक है, तो ये आंसर आ गया अपना क्या, बी। ठीक है, जब इन दोनों में लगती है, यहाँ पे अपने एटीपी बनती है 3 पीजीए में भी, और यहाँ पे भी अपनी एटीपी बनती है, राइट। चलिए, इसका आंसर ये हो गया। आप हाई ये बिल्कुल एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन यीस्ट। आपको क्या करना है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन यीस्ट के बारे में बताना है। तो लैक्टिक एसिड बनता है यीस्ट में, नहीं बनता। एसिटाइल कोए वाटर कंप्लीटली नॉन टॉक्सिक, ये भी नहीं होता। इथेनॉल बनता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, इथेनॉल बनता है CO2 और एटीपी, बहुत कम एटीपी बनती है टॉक्सिक इफ इथेनॉल की मात्रा 13% से ज्यादा पहुंच जाए, है ना। इतना टॉक्सिकेंट हो जाता है कि इकोलाई खुद ही मर जाती है 13% से ज्यादा होती सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, राइट। चलिए, ये फर्मेंटेशन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट कहाँ बना था अपना, ग्लाइकोलाइसिस में बना था। टू एसिटाइल को ए इज कैटालाइज बाय विच मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, किस एंजाइम की मदद से ये होता है। ठीक है, बताओ। इसका आंसर क्या है, सिट्रेट सिंथेसिस नहीं होता, माल्टेट नहीं होता, सक्सिनेट नहीं होता, ये होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है उसकी मदद से लिंक रिएक्शन कंप्लीट होती है, लिंक रिएक्शन। ठीक है, लिंक रिएक्शन किस किस को जोड़ती है, ग्लाइकोलाइसिस को और क्रेब्स साइकिल को, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप पढ़ लीजिएगा प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स साइकिल फर्स्ट स्टेप, है ना। आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल दैट कंबाइन टू फॉर्म फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसका पहला मॉलिक्यूल दैट कंबाइंस टू फॉर्म फर्स्ट टेबल, है ना। तो बताओ कौन सा मॉलिक्यूल से कंबाइन होता है। तो एसिटाइल को ए 2 कार्बन का ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से बनता है, सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का, बिल्कुल सही है, ए इसका आंसर है, राइट। ठीक है, चलिए, ये साइक्लिक इनिशिएशन ये ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से जुड़ता है, एसिटाइल को ए ना। ये कहाँ होती है, अब देखो इधर फटाफट देखो, सिट्रिक एसिड साइकिल कहाँ चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेब्स साइकिल डीकार्बोक्सिलेशन टैली, हाउ मेनी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप्स अकर इन सिंगल रन ऑफ TCA साइकिल। एक जो TCA साइकिल चलती है उसमें कितनी बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है ना, बताओ। एक स्टेप में जिससे सिट्रेट अल्फा ग्लूट्रेट बनता है, या फिर 2 स्टेप में जिससे आइसोसिट्रेट से अल्फा ग्लूट्रेट बनता है और अल्फा ग्लूट्रेट से सक्सिनिक कोई बन जाता है। 0 टाइम तो होता ही नहीं है। 3 स्टेप में नहीं होता, ये होता है बी। ठीक है, 2 स्टेप में होता है जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट होता है और यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है, -CO2। और जब कीटो ग्लूट्रेट से सक्सिनिक एसिड बनता है तो यहाँ पे भी ये हो जाता है, ठीक है, -CO2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। CO2 इज रिलीज एट 2 क्रिटिकल स्टेप्स वेयर सी मतलब 3 वेयर 6 कार्बन बिकम्स 5 कार्बन, मतलब जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूट्रेट में कन्वर्ट होता है ना, ये 5 कार्बन का, ये 6 कार्बन का है। ठीक है, एंड 5 कार्बन बिकम्स 4 कार्बन जब अल्फा कीटोग्लूट्रेट किस में कन्वर्ट होता है, सक्सिनाइल को एंजाइम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, at which specific step of Krebs cycle is the energy captured via substrate level phosphorylation to form GTP। GTP कब बनता है, GTP कब बनता है बताओ, कब बनता है GTP। सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड बनता है, सक्सिनाइल से फ्यूमेरिक बनता है, या फिर सिट्रिक एसिड से आइसोसिट्रेट बनता है, या मैलिक एसिड से ऑक्सलो एसिटिक एसिड बनता है। इसका आंसर क्या हो गया,
जब सक्सनिक को ए से सक्सनिक एसिड बनता है तब अपना क्या होता है, जीटीपी बनता है, राइट। चलिए, जीटीपी लगभग एटीपी के बराबर ही है, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। बस ये अपना आगे का नाइट्रोजनस बेस बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which TCA cycle enzyme is physically embedded within the inner mitochondrial membrane? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा एंजाइम धसा होता है? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, माल्टेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस या फिर सिट्रेट सिंथेस? इसका आंसर क्या हो गया? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, राइट। चलिए, इसका आंसर हो गया बी। और ये कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है ईटीएस का, राइट। चलिए, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईटीसी, ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। Which mapping correctly links to the ETC complex number with the biochemical identity? कॉम्प्लेक्स वन साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, सेकंड ये तो फिफ्थ होता है ना, एटीपी सिंथेस तो फिफ्थ होता है। कॉम्प्लेक्स वन FADH2 कोर, ये भी नहीं होता। और कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है NADH डिहाइड्रोजिनेस, कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, और थ्री होता है साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम BC1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा जी, बी हो जाएगा, राइट। चलिए, ईटीसी ऑर्गेनाइजेशन ये आप पढ़ सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ठीक है। और फिफ्थ वाला कौन सा होता है? एटीपी सिंथेस, CF0 CF1 पार्टिकल। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, ऐसा कौन सा कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन को उठा के एक जगह से दूसरी जगह जाके फेंक देता है? आइडेंटिफाई द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट शटल इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन स्टेशनरी कॉम्प्लेक्स इन द ETS। कॉम्प्लेक्स वन कॉम्प्लेक्स सेकंड के बीच में करता है, यूबिक्विनोन होता है जो लिपिड सोल्यूबल होता है, एंड साइटोक्रोम C पेरिफेरल प्रोटीन होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन सिमिलर। इसका सीधा सा आंसर है ये साइटोक्रोम C जो होता है ये मोबाइल कैरियर होता है, राइट। चलिए, बी। यूबिक्विनोन जो होता है वो मूव्स इनटू द लिपिड बाइलेयर, साइटोक्रोम C अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो साइटोक्रोम C और यूबिक्विनोन दोनों का रोल होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ultimate terminal electron acceptor of aerobic respiration and what it formed? बच्चों ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जो आखिरी ऑक्सीजन का एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। कौन होता है जी? मोलिकुलर ऑक्सीजन होता है, जिससे O2 बनती है और साथ में क्या बनता है? इससे आगे चल के पानी बन जाता है। क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, राइट। सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन एक्सेप्ट करती है फाइनल इलेक्ट्रॉन को और किसमें कन्वर्ट कर लेती है? मेटाबॉलिक वाटर बना लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ETC proton pump site, ठीक है। Which complex in the ETS actively participate in the translocation of protons into the intermembrane space? ऐसा कौन सा है कॉम्प्लेक्स जो कि प्रोटॉन को इकट्ठा करता है किसके अंदर? ट्रांस मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स वन हो गया जी, टू हो गया, फोर हो गया, टू और फाइव हो गया। फाइव तो नहीं करेगा है ना, फाइव तो नहीं करेगा, ये तो गलत हो गया। ऑल फाइव कॉम्प्लेक्स भी नहीं करेंगे, ओनली फोर भी नहीं करेगा। इसमें आएगा जी कॉम्प्लेक्स वन, थ्री और फोर, वन थ्री फोर, राइट। चलिए, कॉम्प्लेक्स वन थ्री फोर एक्ट करते हैं पंप की तरह और कॉम्प्लेक्स सेकंड ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को, है ना। पर हैव नॉट हैव एनर्जी टू पंप प्रोटॉन, पर इसमें एनर्जी नहीं होती। कॉम्प्लेक्स टू इलेक्ट्रॉन को पंप नहीं करता, राइट। और कॉम्प्लेक्स फाइव तो अपन को पता है एटीपी बनाता है, एटीपी सिंथेस नाम है उसका, ठीक है। कंपेयर एटीपी यील्डिंग फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ NADH एंड FADH2। तो NADH से मैं बता देता हूँ आपको कितनी बनती है। NADH बनती है 3 और FADH बनती है 2, ठीक है। एक NADH से 2 एटीपी बनती है, इससे 3 बनती है। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। मैंने बताया एक NADH से कितनी बनती है? 3 एटीपी, और एक FADH2 से बनती है 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा, ठीक है। एक NADH से कितनी होती है? 3, और FADH2 से बनती है कितनी? 2, ठीक है। बी हो गया इसका आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सेल, बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मार्क कर लीजिएगा इसको। इफ अ सेल नीड्स टू सिंथेसाइज क्लोरोफिल, उसको क्या बनाना है? क्लोरोफिल बनाना है। विच रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट इज विड्रॉन फ्रॉम द पूल, तो किस इंटरमीडिएट से वो क्लोरोफिल बना पाएगा, ठीक है। तो ऑक्सोलोएसिटिक एसिड, एसिटाइल को ए, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड या सक्सिनाइल को ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सक्सिनाइल को ए, ठीक है जी। तो सक्सिनाइल को ए क्या करता है? मेटाबॉलिक ब्रांच पॉइंट यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ फोर फायरिन रिंग्स, फोर फायरिन रिंग्स, है ना। और ये फोर फायरिन रिंग्स किसमें मिलती है? एक तो क्लोरोफिल में मिलती है और दूसरा हीम जो होता है ना, हीम पिगमेंट, हीमोग्लोबिन का हीम, वो उसमें मिलती है, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ आरक्यू व्हेन द प्योर ट्राइपाल्मिटिन फैट इज कंज्यूम्ड अंडर द एरोबिक कंडीशन? हमको ये पता है कि जो फैट होता है उसके लिए हमेशा जो आरक्यू आता है वो कितना आता है, 0.7 आता है, ठीक है। प्रोटीन के लिए 0.9 आता है, और कार्ब्स के लिए कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है जी, 1 होता है, ठीक है। और मोर देन 1 ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए होता है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ गया, ये आ गया। वैसे आरक्यू क्या होता है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस है अपॉन कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई, जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, इसके रेशियो को क्या कहते हैं, आरक्यू कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया अपना, 0.7, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रूट टिप डिवीजन वेयर ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड, एक ही डॉटर सेल, जैसे कि मान लो ये 2 है, तो सिर्फ एक ही डिवाइड करेगी, एक ही डिवाइड करेगी, एक कंटिन्यू करेगी और एक रिमेन सेम रहेगी। इस ग्रोथ को क्या बोलते हैं, इसको क्या ज्योमेट्रिक ग्रोथ कहते हैं, इसको अर्थमेटिक ग्रोथ कहते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, या लॉजिस्टिक कहते हैं? इसको कहते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। क्या कहते हैं जी, अर्थमेटिक ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक ग्रोथ कहते हैं, और ये इसमें लीनियर कर्व बनेगा। कैसा बनेगा जी, लीनियर कर्व बनेगा, राइट, ठीक है। इसका आंसर हो गया बी। और इसकी इक्वेशन है एल टी, मतलब ग्रोथ टाइम टी पे इक्वल्स टू एल नॉट प्लस आर टी, ठीक है। इसका ग्राफ ऐसा बनता है, बिल्कुल आप देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये वाला ग्राफ भी, ठीक है। ये इसका भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिसिटी के बारे में क्वेश्चन आ गया है, विच एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी? हेट्रोफाइली, हेट्रोफाइली क्या होती है कि अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से प्लांट अपने लीफ की जो शेप एंड साइज बदल लेता है, ठीक है। तो हेट्रोफाइलिन कॉटन, हेट्रोफाइलिन कोरिंडर, कोरिंडर के अंदर तो मौसम के हिसाब से होता है ना, अलग अलग मौसम में, जैसे कि बरसात में जो धनिया आ रहा है, मतलब बरसात के बाद वो अलग आएगा, है ना, और अलग अलग आता है। इसका आंसर हो जाएगा हेट्रोफाइलिन बटरकप। बटरकप में जो होता है एनवायरमेंट के हिसाब से एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी शो करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पढ़ लीजिएगा आप, लीफ की शेप एक्वेटिक में अलग और एरियल में अलग। जब वो जमीन पे रहेगा तो इसकी शेप अलग रहेगी लीफ की, और जब पानी में चल जाएगा तो बटरकप की जो साइज है वो अलग हो जाएगी, ठीक है। विच हिस्टोरिकल बायोएसे टेक्निक वाज यूज्ड बाय फ्रिट्ज वेंट टू मेजर एक्टिव ऑक्सीजन? फ्रिट्ज वेंट ने कौन सी टेक्निक यूज करी थी जिससे पता चल गया था कि जो ऑक्सीजन वो एक्टिवली काम कर रहा है? टबेको पिट कल्चर टेस्ट, बार्ले एंडोस्पर्म अल्फा एमाइलेज टेस्ट, एविना कोल्यूप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, डॉर्फ मेज एलोंगेशन स्क्रीनिंग। तो इसका आंसर क्या हो गया, एविना कोल्यूप्टाइल कर्वेचर टेस्ट, ठीक है। ये कैसे काम करता है ना, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टिप कट कर लेते हैं एविना कोल्यूप्टाइल, है ना, टिप कट कर लेते हैं, फिर उन टिप्स को कहाँ रख देते हैं, अगार के ब्लॉक पे रख देते हैं, अगार पे ऐसे ब्लॉक पे रख देते हैं। अब क्या होगा, जितना भी ऑक्सीजन होगा ये इस टिप में से उतर के कहाँ जाएगा, इस अगार के ब्लॉक पे जाएगा। तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द अगार ब्लॉक, अगार ब्लॉक पे ये सारा ऑक्सीजन आ गया। अब क्या करते हैं, प्लेस अगार ब्लॉक ऑन असिमेट्रिकली ऑन कट कोल्यूप्टाइल स्टम्प। जो कोल्यूप्टाइल का स्टम्प करा था उसमें असिमेट्रिकली, अब देखो ये इधर तो वो डंडी लगा दी अपन ने नॉर्मल, और इसको यहाँ पे इधर मोड़ दिया। अब क्या करेगा, ये अगार में से जो वो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होएगा नीचे। अब जैसे इधर डिफ्यूज होएगा तो क्या होगा, प्लांट दूसरी तरफ बेंड हो जाएगा। कोल्यूप्टाइल शो टिपिकल कर्वेचर, एक इधर की तरफ, मतलब जिधर ऑक्सीजन होता है उसके अपोजिट साइड बेंड होता है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ओट अभी ना, मतलब ओट होता है, ओट ओट्स खाते हैं ना वो वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन एग्रीकल्चर यूज, ऑक्सीजन क्या काम आता है ना, द सिंथेटिक ऑक्सीजन इज यूज्ड एज सेलेक्टिवली वीड किलर। बताओ, वीड किलर और क्लियर डाइकोट वीड्स फ्रॉम मोनोकोट फील्ड, बताओ कौन सा यूज करते हैं? नाम है 2,4-D, 2,4-D का यूज करते हैं। ऐसा ऑक्सीजन जो वीडी साइड की तरह यूज होता है उसको कहते हैं 2,4-D, राइट। इसका आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। ये पढ़ लेना आप, ठीक है। ये किस किस को किल करता है, एक तो वीड को करता है, और डाइकोट वीड, स्पेशली डाइकोट वीड को किल कर ना, मोनोकोट अनअफेक्टेड रहते हैं, अनअफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलिश सीडलिंग डिजीज, है ना, बेकन डिजीज, बेकन, है ना, डिजीज जो राइस में हुई थी, है ना, और जिब्रेलिन डिस्कवरी की थी, किसने करी थी? फुली सीडलिंग डिजीज जो राइस में हुई थी जिससे जिब्रेलिन की डिस्कवरी हुई थी, वो किसने करी थी? जिब्रेला फ्यूजिकोराई, नाम से पता पड़ रहा है यही इसका आंसर। जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक फंगस थी जो कि जिब्रेलिन रिलीज करी थी, जिससे जो सीडलिंग्स थे राइस के वो बड़े हो गए थे, हाइट बढ़ गई, ठीक है। बेकन डिजीज भी कहते हैं या फुली सीडलिंग डिजीज भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ई कुरोसावा ने इसकी डिस्कवरी करी थी, फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोराई, राइट।
जिससे क्या हो गया था, इलोंगेशन हो गया था किसका, राइट सीडलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इंक्रीजेस द ग्रेप स्टॉक लेंथ टू इंप्रूव यील्ड्स? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ग्रेप, जो अंगूर होते हैं उसके स्टॉक की लेंथ बढ़ा देता है जिससे कि यील्ड बढ़ जाती है? एफसिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या जिब्रेलिक एसिड? इसका आंसर क्या हो गया जी, जिब्रेलिक एसिड। क्या हो गया जी, जिब्रेलिक एसिड, स्टॉक की लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, जिब्रेलिन्स प्रमोट एलोंगेशन, इंटरनोड ग्रोथ, इंक्रीज स्टॉक लेंथ ऑफ द ग्रेप, इंप्रूविंग द एप्पल शेप कमर्शियली। एप्पल की शेप भी बड़ा कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोकाइनिन डिस्कवरी किसने करी थी? आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट यील्डेड द फर्स्ट क्रिस्टल फॉर्म्स ऑफ काइनेटीन। काइनेटीन, काइनेटीन साइटोकाइनिन में होता है। ठीक है, फ्रेश कोकोनट मिल्क में था, अनराइप मेज में था, या फिर फंगस एक्सट्रैक्ट में था, या ऑटोक्लेव करा था जब अपन ने हेरिंग फिश का स्पर्म का डीएनए। तो उसका आंसर हो गया ये, जब ऑटोक्लेव किया अपन ने किसका, हेरिंग स्पर्म डीएनए, तब अपन को क्या मिला, काइनेटीन मिला, काइनेटीन मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटीन वाज डिस्कवर्ड बाय द सुकोग स्कूग सॉरी स्कूग स्कूग है ना, ऑटोक्लेव करा था कब, इस हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए। ठीक है, जिससे मतलब जेटीन मिला था, और लेटर उसको बोल दिया कि ये तो कॉर्न के कर्नेल में भी इसको मिला था बाद में, है ना, कॉर्न का कर्नेल होता है ना, उसके अंदर भी मिला था। ठीक है, नेक्स्ट, एपिकल डोमिनेंस के बारे में क्वेश्चन है, रेगुलर क्लिपिंग ऑफ हेजिंग टॉप्स, है ना, अपन मतलब कटिंग करते रहते हैं ना, टॉप जो टिप होती है ना प्लांट की, उसको कट करते रहते हैं, वर्क बिकॉज इट्स रिमूव द सोर्स ऑफ, किसका सोर्स चला जाता है, ऑक्सीजन का सोर्स चला जाता है, एंड अलाउिंग डैश टू प्रमोट ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग किससे होती है, साइटोकाइनिन से। 10 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन को इनहिबिट कर देता है और साइटोकाइनिन ब्रांचिंग करा देता है। एंटागोनिस्ट डुओ होता है ये दोनों का, ऑक्सीजन तो टिप को मेंटेन करता है, एपिकल डोमिनेंस कराता है, तो अपन अगर मतलब घना करना है तो आप एपिक्स काट देंगे तो ऑक्सीजन गया, और साथ में फिर जो साइटोकाइनिन है वो बडिंग को ट्रिगर करता है, तो साइड में लिटरल बर्ड्स निकल जाती हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइलिन ट्रिपल रिस्पॉन्स, इथाइलिन का ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या क्या होता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स बताना है। इथाइलिन का डाइकोट सीडलिंग होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, एक्सल स्वेलिंग, एपिकल हुक फॉर्मेशन, यही तीनों है, यही तीनों है ना। तो डाइकोट में जो इथाइलिन करता है वो तीनों, ये तीन इफेक्ट होते हैं। कौन से, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है, एक्सिस को स्वेल अप कर देता है, और एपिकल हुक बना देता है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, गैसियस हार्मोन होता है, बिल्कुल ये सही बात है, और ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है ना, थिकनिंग करा देता है एक्सिस की, और हुक फॉर्मेशन करा देता है। क्वेश्चन नंबर 44, विच कमर्शियली अवेलेबल एक्वस कंपाउंड सप्लाइज इथाइलिन टू प्रमोट सिंक्रोनाइज राइपनिंग? ऐसा कौन सा इथाइलिन का जो एग्रीकल्चर कंपाउंड है जो कि सिंक्रोनाइज राइपनिंग कर देता है, मतलब सारे फ्रूट्स एक ही समय पे पकेंगे? ठीक, बताओ, इथेफोन, जियाटीन पेस्ट, कोमेरीन ड्रॉप्स, या फिर फोस्फोडोन डी? इसका आंसर क्या हो गया, इथेफोन। इथेफोन पानी में मिला के अपन छिड़क देते हैं तो सारे जो राइपनिंग होती है फ्रूट्स की एक ही टाइम पे होती है, एक साथ होती है। राइट, इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, इथेफोन इज द एक्वा सॉल्यूशन that is readily absorb and slowly release ethylene, synchronizing fruit ripening. Right, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस सिग्नल देता है जो, which response is directly triggered by the ABA during the water stress to conserve water? ठीक है, which response है ना एबीए का, रैपिड ओपनिंग ऑफ, बच्चों अगर स्टोमेटापोर रैपिडली खुलेंगे तो वाटर स्ट्रेस में काम ही नहीं आएगा, पानी उड़ जाएगा, तो ये तो गलत है। इमीडिएट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, बिल्कुल सही बात है, इमीडिएट क्लोजर होना चाहिए, तभी तो पानी की स्ट्रेस को रोक पाएंगे। प्रोमोट सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन क्यों प्रोमोट करेंगे, पानी की कमी आ गई भैया। एक्सेलरेशन ऑफ मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट ज्यादा करेंगे तो ज्यादा कंजम्पशन होगा पानी का, है ना, तो उसको भी खत्म करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा हो जाएंगे तो फिर ट्रांसपिरेटरी लॉस कम हो जाएंगे, वाटर सेव हो जाएगा। विच पेयर एग्जिबिट्स अ डायरेक्ट एंटागोनिस्टिक रिलेशनशिप रिगार्डिंग सीड डोरमेंसी एंड जर्मिनेशन? तो एक तो जो है सीड की डोरमेंसी कराता है, एक सीड का जर्मिनेशन कराता है, विपरीत होते हैं एक दूसरे के, तो कौन सा सेट है, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड एब्सिसिक एसिड साइटोकाइनिन इथाइलिन, या फिर इथाइलिन ऑक्सीजन? बच्चों इसका आंसर है सीड डोरमेंसी कौन कराता है, जिब्रेलिन कराता है, बिल्कुल सही बात है, और जर्मिनेशन कराता है एब्सिसिक एसिड, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बैलेंस ऑफ लाइफ, ABA maintain dormancy, GA counteracts ABA to break dormancy, triggers germination,
व्हेन कंडीशंस आर राइट, या फेवरेबल कंडीशन में जो जिब्रेलिक एसिड होता है वो क्या कराता है, डोरमेंसी को तोड़ के उसका जर्मिनेशन कराता है, ठीक है। और जो एपी एफसीसी एसिड होता है वो सीड को डोरमेंसी में डालता है, तो ये एक दूसरे के अपोजिटली वर्क करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the plant perceives the photoperiodic light stimulus for flowering? मतलब प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो लाइट के अमाउंट के हिसाब से फ्लावरिंग कराएगा? शूट, एपिकल स्टेम, लेटरल रूट जोन, फ्लावरिंग बर्ड्स, या फिर लीव्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लीव्स। क्योंकि देखो अपन को पता है, कॉमन सेंस की बात है कि लाइट कौन कैप्चर करता है, लीव्स। तो कौन सेंस करेगा, लीव्स ही सेंस करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, लीव्स। तो वो क्या करेंगे, जितनी अमाउंट ऑफ लाइट आएगी उसके हिसाब से फ्लावरिंग कराएगा, राइट। चलिए ठीक है, ये पढ़ सकते हैं अपन, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल डे लेंथ डायनेमिक्स, अ प्लांट फेल टू फ्लावर व्हेन द डे इज लॉन्ग। 11 घंटे से ज्यादा अगर डे धूप ज्यादा निकल रही है, 11 घंटे से ज्यादा लंबा दिन है और ज्यादा धूप निकल रही है, तो फ्लावरिंग नहीं हो रही, फ्लावरिंग नहीं हो रही। बट फ्लावर्स व्हेन डे लेंथ इज शॉर्टर, और अगर डे का लेंथ शॉर्ट करते हैं तो उसमें फ्लावरिंग हो रही है। इट इज कैसा है, ये लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है, या फिर वनरलाइजेशन ऑब्लिक प्लांट है। बच्चों अगर शॉर्ट डे में फ्लावरिंग हो रही है तो ये शॉर्ट डे प्लांट है, कैसा है जी, शॉर्ट डे प्लांट है। अगर लॉन्ग डे में होती, मतलब 11 घंटे से ज्यादा की धूप चाहिए होती, तो फिर लॉन्ग डे प्लांट होता। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है, एस डी पी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग वाया एक्सपोजर टू अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर इज नोन एज। बच्चों फ्लावरिंग कराने के लिए कुछ प्लांट्स को एक्सपोज करना पड़ता है लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे, है ना। जैसे कि एप्पल का प्लांट हो गया, एप्पल का प्लांट हो गया, है ना, तो उसको ठंडा एनवायरमेंट चाहिए, है ना, तभी उसके अंदर फ्लावरिंग आएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, फोटोपीरियोडिज्म, सेनेसेंस, स्ट्रेटिफिकेशन, या फिर वर्नलाइजेशन। इसका आंसर क्या हो गया, वर्नलाइजेशन, है ना। जैसे कि अगर सीड जर्मिनेट भी कराना है आपको एप्पल का, तो उसको पहले ठंडे एनवायरमेंट में रखना पड़ेगा, तब जाके वो जर्मिनेशन डोरमेंसी टूटेगी उसकी, ठीक है। वर्नलाइजेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्नलाइजेशन, ठीक है। ये कोल्ड ट्रीटमेंट के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट को वर्नलाइजेशन बोलते हैं। प्रिवेंट्स प्रीकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द सीजन, इंश्योरिंग द फ्लावरिंग हैपन आफ्टर विंटर। जो ठंडे एनवायरमेंट होते हैं, तो बर्फ के बाद, बर्फ जब पिघल जाए उसके बाद फ्लावरिंग हो, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएगा। अगर पहले कर जाएगा, पहले जर्मिनेट हो जाएगा, तो जर्मिनेशन के लायक तो कंडीशन ही नहीं है। इसलिए वर्नलाइजेशन जरूरी होती है कुछ प्लांट्स में। फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जी, सीड जर्मिनेशन इनहिबिटर क्या होते हैं? आइडेंटिफाई द केमिकल इनहिबिटर इन द सीड कोट दैट कॉजेज इंटरनल डोरमेंसी। सीड कोट के अंदर कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि इंटरनल डोरमेंसी को प्रमोट करते हैं, सीड को जर्मिनेट होना से रोकते हैं। वो क्या होते हैं? जिब्रेलिक एसिड, काइनेटीन, फिनोलिक एसिड, पेरा एस्कॉर्बिक एसिड एबीए, पोटेशियम नाइट्रेट, थियोयूरिया, आईएए, और इथाइलिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनोलिक एसिड, पेरा एस्कॉर्बिक एसिड, और एबीए, एब्सिसिक एसिड। इसकी वजह से क्या होती है, सीड डोरमेंसी में रहता है। और ये केमिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सीड के कोट में प्रेजेंट होते हैं, राइट। चलिए ये आप पढ़ लीजिएगा बिल्कुल। और थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, मेरे को सपोर्ट हो जाएगी। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, जुकाम वगैरह हो रहा है, वायरल हो रखा है, फिर भी आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। आई होप कि आप भी अपना बेस्ट करके आएंगे एग्जाम में। कल आपका एग्जाम है, मेरी बेस्ट विशेष, मेरे पूरे तहे दिल से आपको बेस्ट विशेष है। आप अच्छा करें, आप जिंदगी में अच्छा करें, आप लाइफ में अच्छा करें, आप जो भी करेंगे अच्छा होगा। इसी आशा के साथ कीप स्माइलिंग एंड लक्ष्य गौतम साइनिंग ऑफ।